बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने जाना विद्युत क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुणों को भी हमने समझा। थोड़ा सा आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल कितना होगा, किन किन कारकों पर निर्भर होगा, ये बताया कुलाम ने विभिन्न प्रयोगों के बाद एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कुलाम का नियम कहते हैं। इसे हम कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इस नियम को समझने के लिए हम यहाँ पर दो आवेश लेते हैं, Q1 और Q2। यहाँ पर दो आवेश Q1 और Q2 परिमाण के लिए गए हैं जिनके बीच की दूरी है r। कुलाम का नियम बच्चों ध्यान रहे केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। बिंदु आवेश वे आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी उनकी विमा से कई ज़्यादा होती है। मतलब इन आवेशों की विमाएं इनकी बीच की दूरी से नगण्य होती है, तो इनको हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो हमने यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए हैं जिनका परिमाण है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है r। कुलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। इन दोनों समीकरणों को कंबाइन करें हम, तो हम लिखेंगे F समानुपाती है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, तो हमको एक अनुपातिक नियतांक लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K, स्मॉल लेटर का K लिखेंगे हम, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर K जो कि स्मॉल लेटर से दर्शाया गया है ये एक अनुपातिक नियतांक है और यही कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। ये जो K है जिसे हम अनुपातिक नियतांक कह रहे हैं, इसका मान निर्भर करता है दो कारकों पर। पहला तो इन भौतिक राशियों के मात्रकों की पद्धति पर, मापन की पद्धति पर। दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच में कैसा माध्यम रखा है उस पर। या तो इन दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात होगी, या तो इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई माध्यम उपस्थित होगा। तो ये K निर्भर करता है इन भौतिक राशियों की मापन की पद्धति पर, और दूसरा इन दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम पर। तो इस K के मान को हम लोग आगे समझते हैं और इसके मान को हम ज्ञात करते हैं। अब देख सकते हैं बच्चों, हमने इस K के मान को दो मात्रकों में दर्शाया है। पहला SI मात्रक और दूसरा CGS मात्रक, क्योंकि ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है, मापन की पद्धति और उनके आवेशों के बीच में उपस्थित माध्यम पर। तो यहाँ पर हमने दो कॉलम और बनाए हैं, एक वायु या निर्वात के लिए और दूसरा उनके बीच उपस्थित अन्य कोई माध्यम के लिए। यदि SI मात्रकों में हम लोग मापन कर रहे हैं तो वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4πε0। ये जो E जैसे बनाया है बच्चों मैंने, ये मैथमेटिक्स में उपयोग में लाने वाला एक नया चिन्ह है जिसको हम लोग एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि इन सब का मान मैं इस फॉर्मूले में रखूँ, K के मान में रखूँ, 4 पाई का मान रखूँगी 22/7 या 3.14 और ε0 का मान 8.854 × 10⁻⁻12 रखने पर K का मान प्राप्त होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
अब देखने वाली बात यह है बच्चों, एप्सिलॉन 0 और के का मात्रक दोनों एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों? क्योंकि के और एप्सिलॉन 0 भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए मुझे के का मान प्राप्त हुआ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके आधार पर कूलम का फॉर्मूला जो कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए था, वो बन जाता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। यदि मैं माध्यम की बात करूं, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित हो, तब K का फॉर्मूला होता है 1/4πε, जहां पर एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। जहां हम लोग एप्सिलॉन बराबर लिखते हैं एप्सिलॉन 0 × K, और एक कैपिटल लेटर का K जो मैंने लिखा है वो कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके आधार पर कूलम का फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r² न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर जो K है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस फॉर्मूले में 1/4πε0 साथ साथ आ जाता है K, क्योंकि ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। यदि कूलम के फॉर्मूले को हम लोग सीजीएस पद्धति में देखें तो K का मान क्या होता है। सीजीएस पद्धति में K बराबर मतलब अनुपातिक नियतांक जो हमने लिया था उसका मान होता है 1। तो 1/4πε0 जो हमने लिखा था इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 1। तो कूलम का बल का फॉर्मूला हो जाएगा F = Q1 Q2/r²। और यदि माध्यम उपस्थित हो, ये वायु या निर्वात के लिए, यदि माध्यम उपस्थित हो तो माध्यम का परावैद्युतांक हम K लिखते हैं। 1/4πε0 की जगह तो 1 हो गया, ये K बच गया। इसलिए फॉर्मूला कूलम के अनुसार बल का हो जाता है F = 1/K Q1 Q2/r² डाइन, क्योंकि सीजीएस मात्रकों में बल का मापन हम डाइन में करते हैं। तो जब भी हम K = 1 लिखते हैं, मतलब सीजीएस पद्धति में हम लोग वायु या निर्वात के लिए लिखते हैं, तो बल का मापन हम डाइन में करते हैं। यहाँ पर भी हम बल का मापन डाइन में कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कूलम का नियम विभिन्न मात्रकों में और निर्वात या वायु या माध्यम की उपस्थिति में बदलता रहता है। हम इसको विभिन्न रूपों में लिखते हैं, लेकिन इसका बेसिक फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/r²।